हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फॉक्स। तो मैं हूं अंकित मिश्रा और आज हम इस वीडियो में अक्टूबर के करंट अफेयर्स के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। तो ये जो है आपका ये अक्टूबर का पार्ट 1 है, ठीक है। और आगे भी हम कई पार्ट्स में अक्टूबर के करंट अफेयर्स को कवर करने वाले हैं। तो चलिए फिर बिना समय गंवाए हम इसे शुरू करते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा पहला पॉइंट है करंट अफेयर का, वो है आपका 5G से रिलेटेड। तो ऑलमोस्ट आप सभी लोगों को पता ही होगा कि अब इंडिया में 5G आने जा रहा है, ठीक है। और पहले ही जो पीएम नरेंद्र मोदी है ना, इसका उद्घाटन कर चुके हैं। और इसके शुरुआत की बात करें तो हमारे देश के टोटल ऐसे 13 सिटीज़ हैं, 13 शहर है जहाँ से इसकी शुरुआत की जाएगी। और इसमें आपके मेट्रो सिटी तो इंक्लूड है ही, जैसे कि जो दिल्ली है, बॉम्बे है, चेन्नई है, कलकत्ता है। तो यहाँ पर भी इनको शुरू किया जाएगा। और वैसे अगर इसकी बात की जाए तो 2025 तक इसको पूरे इंडिया में फैला देने का है कि 2025 तक 5G को पूरे इंडिया में पूरी तरह से इंट्रोड्यूस कर दिया जाएगा। और जो हमारी इस बार का जो बजट था, जो इस बार का बजट 2022-23 था, तो इस बार के बजट में भी हमारे देश की जो फाइनेंस मिनिस्टर है निर्मला सीतारमण, उन्होंने ही इस चीज़ को डिक्लेयर कर दिया था कि अब हम इस साल 5G का ऑप्शन करने जा रहे हैं अपने देश के अंदर। तो चलते हैं अगले पॉइंट पर। तो अगला पॉइंट जो है हमारा ये मोटो जीपी रेस से रिलेटेड है। जी हाँ, तो जो 2023 में जो मोटो जीपी रेस है, ये आपका भारत में होने वाला है। भारत इसकी मेजबानी करने जा रहा है और ये एक इंटरनेशनल बुद्धा सर्किट है हमारे यहाँ पे ग्रेटर नोएडा के अंदर। और यहीं पर ये मोटो जीपी रेस जो है होगा, ठीक है, यहाँ पे 2023 इंडिया के अंदर में। जहाँ तक बात की जाए तो ये भाई इंडिया में पहली बार है, ऐसा फर्स्ट टाइम है ना, कि इंडिया में ये मोटो जीपी का रेस होने जा रहा है। इससे पहले हम लोगों ने फार्मूला 1, अगर हम फार्मूला 1 की बात करें तो इससे पहले फार्मूला 1 का रेस यहाँ पे हो चुका है। तो फार्मूला 1 वैसे आपका कार से रिलेटेड होता है ना, जबकि जो मोटो जीपी है ये आपका 4 स्ट्रोक यानी कि पाइप, ये आपका बाइक से रिलेटेड होता है, ठीक है ना। तो यही थोड़ा सा अंतर है इसमें। और लगातार 3 साल 2011, 12, 13, ठीक है, 2011 से 13 तक लगातार 3 साल यहाँ पे फार्मूला 1 के रेस कराए गए थे बुद्धा इंटरनेशनल सर्किट में, जो कि ग्रेटर नोएडा के अंदर में। तो अब अगले साल यहाँ पे मोटो जीपी का भी रेस होने जा रहा है। तो चलते हैं अब अगले पॉइंट की तरफ। तो नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं जरा। तो अगला पॉइंट ये आने वाले किसी भी एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकता है आप सभी लोगों के लिए, ठीक है। काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हमारे देश में पूरी दुनिया का अब पहला CNG टर्मिनल स्थापित होने जा रहा है। जी हाँ, वर्ल्ड्स फर्स्ट CNG टर्मिनल। और अगर हम इसके स्थापना की बात करें कि इसको कहाँ पर स्थापित किया जाएगा, कहाँ पे इसको डेवलप किया जाएगा, तो ये आपका भावनगर, जो कि गुजरात के अंदर पड़ता है, तो गुजरात के भावनगर में इसको स्थापित किया जाएगा। और इस प्रोजेक्ट में जो अगर डेवलपमेंट की बात करें तो टोटल जो इन्फ्यूज है वो 4000 करोड़ रुपए का है। और इसी के साथ यहाँ पे इसे स्थापित किया जाएगा। इसके अगर हम क्षमता की बात करें तो साल में 50 लाख टन है ना CNG का इसका क्षमता है। और इससे पहले एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट और कि LPG टर्मिनल की अगर बात की जाए तो हमारे देश का जो पहला LPG टर्मिनल था, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस टर्मिनल, ये भी आपका गुजरात में ही स्थापित किया गया था। और अब जो CNG टर्मिनल है ये भी गुजरात के अंदर ही स्थापित किया जाना है। अगले पॉइंट पे आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आपका बथुकम्मा फेस्टिवल से रिलेटेड है। तो यहाँ से इंपॉर्टेंट पॉइंट ये बनते हैं कि सबसे पहले कि बथुकम्मा फेस्टिवल किस स्टेट से रिलेटेड है, तो ये आपका तेलंगाना राज्य से रिलेटेड है। ये पूरे 9 दिन का त्योहार होता है और ये नवरात्रों के दौरान मनाया जाता है। तो पूरे 9 दिन का त्योहार है और दुर्गा नवरात्रि के दौरान इसको मनाते हैं। वैसे अगर हम इस वर्ड की बात करें कि बथुकम्मा का मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब होता है कम बैक टू लाइफ मदर, है ना। इसका अर्थ है कम बैक टू लाइफ मदर, की जीवन में वापस आना माँ। और मेनली जो ये व्रत मतलब कि ये जो फेस्टिवल है ये किसको डिवोटेड है, तो ये गॉडेस पार्वती को डिवोटेड है, गॉडेस पार्वती, ठीक है, इनको डिवोटेड है ये फेस्टिवल। और इसमें क्या होता है कि आप देख सकते हो जैसे ये फ्लावर फेस्टिवल है कि इसमें तरह तरह के फ्लावर्स वगैरह के से डिजाइन वगैरह बनाए जाते हैं, और इसी तरह का ये कुछ फेस्टिवल है। तो अब आते हैं अगले पॉइंट पर। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, नेक्स्ट पॉइंट की सुपर कैपेसिटर, हाई पावर सुपर कैपेसिटर से रिलेटेड है और इसके बारे में डिस्कशन करते हैं। तो अभी ये गोदी इंडिया मैन्युफैक्चर्स इंडिया फर्स्ट एवर
3000 फैराडे हाई पावर सुपर कैपेसिटर फॉर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। ठीक है, तो ये मतलब कि तेलंगाना है ना, तेलंगाना की हैदराबाद बेस्ड एक कंपनी है और इसी के द्वारा ये पहला भारत का पहला हाई पावर सुपर कैपेसिटर डेवलप किया गया है। वैसे ये जो गोदी इंडिया ये हमारे यहाँ पर एक पहले से एक बैटरी मैन्युफैक्चरर कंपनी है और ये हमारे देश का पहला कंपनी था जिसको BIS सर्टिफिकेशन मिला था। किस लिए? लिथियम आयन सेल्स बनाने के लिए। लिथियम आयन सेल्स बनाने के लिए जो आप मोबाइल वगैरह लैपटॉप वगैरह में जो आप बैटरी वगैरह यूज करते हो वो आपका लिथियम आयन सेल होता है। ठीक है ना, और अब इसी ने ये इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स में यूज करने के लिए ये एक 3000 फैराडे का हाई पावर सुपर कैपेसिटर जो है सो मैन्युफैक्चर किया है। अगर हम बात करें कि इसका यूज क्या है, हाई पावर सुपर कैपेसिटर मतलब कैपेसिटर क्या होता है, कैपेसिटर का यूज क्या होता है, तो देखो सुपर कैपेसिटर वैसे जनरली आयन को स्टोर करता है और फिर ये एक बैकअप पावर का बैकअप प्रोवाइड करने का काम करता है। तो इसको मेनली इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए बनाया गया है। ठीक है, कैपेसिटर वगैरह का जो यूज है ये हम UPS वगैरह में भी करते हैं बैकअप वगैरह के लिए। तो अब आते हैं अगले पॉइंट पर। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर हमारा इंडिया के डिफेंस डील से रिलेटेड है। तो अभी इंडिया ने अर्मानिया के साथ, ठीक है, ये आपका एक कंट्री अर्मानिया, इसके साथ डिफेंस डील किया है और ये डिफेंस डील क्या है कि हम अर्मानिया को पूरे 2000 करोड़ रुपए का डिफेंस इक्विपमेंट एक्सपोर्ट करने जा रहे हैं। और इस डिफेंस इक्विपमेंट की अगर बात की जाए तो ये डिफेंस इक्विपमेंट में आपका क्या क्या है, तो मिसाइल है, रॉकेट है, ठीक है, एम्यूनिशन है। ठीक है, तो ये सारे के सारे अर्मानिया को, देखो यहाँ पे ना अर्मानिया का एक पड़ोसी देश है अजरबैजान। ठीक है, तो अजरबैजान से इसके कुछ रिश्ते हैं खराब, है ना, तो उसी क्राइसिस में इंडिया इसको ये एक्सपोर्ट करेगा और ये खरीदने को भी तैयार है अर्मानिया जो है। और जहाँ तक बात की जाए इंडिया की, तो अब इंडिया काफ़ी अच्छा मतलब कि पिछले 5 साल में इंडिया का जो डिफेंस एक्सपोर्ट है वो आपका 334% बढ़ चुका है और हम कुल 75 देशों से भी ज़्यादा देशों को डिफेंस इक्विपमेंट्स वगैरह हम एक्सपोर्ट करते हैं। अभी इससे पीछे करंट में ही एक और था कि हमने फिलीपींस के साथ, ठीक है, फिलीपींस के साथ भी डिफेंस डील साइन किया था और ये कितने का था, ये 375 मिलियन डॉलर रुपए का हमने डिफेंस डील साइन किया था, जिसमें हम फिलीपींस को ब्रह्मोस मिसाइल एक्सपोर्ट करें, है ना। तो ये भी एक डिफेंस डील था। और हमारी गवर्नमेंट का भी ये भी टारगेट है कि 2025 तक 2025 तक हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट का टारगेट है कि हम जो ये डिफेंस एक्सपोर्ट कर रहे हैं, ये जो इसका जो वर्थ है ये टोटल 35,000 करोड़ तक पहुंच जाए, 35,000 करोड़ तक। तो ये भी हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी एक टारगेट बना के रखा हुआ है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, अगले पॉइंट पे, अगला पॉइंट देखते हैं। तो ये आपका हमारे देश के AGI से रिलेटेड है। तो अभी हाल ही में जो भारत के अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, ये एक सिंगल मेंबर बॉडी होता है जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 76 में आता है, अनुच्छेद 76 में। तो आप साधारण भाषा में कह सकते हो कि अटॉर्नी जनरल या AGI क्या होता है कि अगर किसी भी मामले में, किसी भी केस में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन्वॉल्व हो तो उसके तरफ से कोर्ट वगैरह में प्रेजेंट होना, है ना, ये AGI का फंक्शन होता है। तो अभी जो R वेंकट रमनी है, इन्हें अब नया AGI नियुक्त किया गया है और इससे पहले KK वेणुगोपाल होते थे, KK वेणुगोपाल, जिनका टेन्योर पूरा हो गया और KK वेणुगोपाल की जगह अब R वेंकट रमनी जो है भारत के AGI अपॉइंट किए गए हैं। ठीक है, तो जहाँ तक बात करें अगर हम AGI की, तो AGI के लिए एक इम्पॉर्टेंट एलिजिबिलिटी क्या होती है कि कोई भी पर्सन जो सुप्रीम कोर्ट का जज बनने की एलिजिबिलिटी रखता हो तो उसे AGI अपॉइंट किया जा सकता है। वैसे AGI का कोई फिक्स टेन्योर नहीं होता, ये सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि उसे कितने समय के लिए अपॉइंट किया जा रहा है। अगले पॉइंट की तरफ रुक करते हैं। तो जो हमारा अगला पॉइंट है वो है रिलेटेड आपका स्वच्छ सर्वेक्षण अवार्ड 2022 से। ठीक है, तो 2014 में 2014 में आप सभी जानते हैं कि स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत, स्वच्छ भारत मिशन
स्वच्छ भारत मिशन, ये आपका 2014 में शुरू हुआ। और इस स्वच्छ भारत मिशन की प्रोग्रेस को ही हम देखने के लिए हर साल जो है सो एक स्वच्छ सर्वेक्षण अवार्ड की शुरुआत करते हैं, या स्वच्छ सर्वेक्षण अवार्ड दिया जाता है स्वच्छ भारत मिशन के प्रोग्रेस को देखने के लिए, ठीक है, कितना सही रहा है। तो इसी में ये बहुत बड़ी बात है कि ये लगातार 5th टाइम है, ये लगातार 5वीं बार है कि इंदौर को ये फर्स्ट प्राइज मिला है, ठीक है। इंदौर हमारे यहाँ पे सबसे स्वच्छ शहर में आता है, तो इंदौर को सबसे स्वच्छ शहर का पुरस्कार मिला है। जबकि दूसरे नंबर पर इसमें सेकंड की बात करें तो सूरत, गुजरात में जो सूरत है, ये इस पुरस्कार में दूसरे स्थान पर रहा है। तो आते हैं अगले पॉइंट की तरफ। तो यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि जो हीरो मोटो कॉर्पोरेशन है, हीरो कंपनी, तो इसके जो ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट किए गए हैं रामचरण, ठीक है, साउथ के बहुत बड़े एक्टर हैं, काफ़ी फेमस एक्टर है रामचरण। और ये इतना इम्पोर्टेंट है भी नहीं, तो इसको रहने देते हैं, ठीक है। ज़्यादा आप ये याद रखें कि हीरो मोटो कॉर्प ने किसे अपना एम्बेसडर अपॉइंट किया है। फटाफट अगले पॉइंट पे आ जाते हैं। तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है नेशनल वॉलंटरी डे, ब्लड डोनेशन डे, ठीक है, जो 1 अक्टूबर को मनाया जाता है। तो 1 अक्टूबर को नेशनल वॉलंटरी ब्लड डोनेशन डे मनाया जाता है। यहाँ पे आपका वॉलंटरी मतलब कि स्वैच्छिक है ना, रक्तदान दिवस के रूप में इसे मनाया जाता है। और ये दिवस हम क्यों मनाते हैं? ताकि हम लोगों को ब्लड डोनेशन के लिए प्रमोट कर सके, अवेयर कर सके। और इस डे की बात की जाए तो ये डे 1975 से मनाया जा रहा है। 1975 में पहली बार एड हुआ था और तब से इसको हम सेलिब्रेट करते हैं हर साल। अगले पॉइंट पे आते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट है आपका बास्केटबॉल वर्ल्ड कप से, ठीक है। तो अभी जो वुमेन्स बास्केटबॉल वर्ल्ड कप जो हुआ 2022 में, ऑस्ट्रेलिया के अंदर हुआ और इसमें यूएसए ने चाइना को हराया, ठीक है। इसमें यूएसए ने चाइना को हराया। यूएसए ने चाइना को 83-61 से हराया, 83-61 स्कोर से विनर रहा यूएसए। तो और कुछ इसमें खास नहीं। अगले पॉइंट पे आते हैं। तो अगला जो पॉइंट है हमारा AFSPA लॉ से रिलेटेड है। AFSPA की बात की जाए तो ये क्या है? ये आपका है आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट, ठीक है, आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट। देखो ये जो एक्ट है हमारे कंट्री में, ये 1958 में इस एक्ट को लाया गया था, 1958 में लाया गया था। तो कहीं भी अगर गवर्नमेंट देखती है कि कहीं की जनता अगर उग्र हो रही है ना, या फिर आप समझ लो कि इंसर्जेंसी वगैरह को दबाने के लिए, है ना, कि वहाँ की कोई कहीं की भी जनता है तो वो थोड़ा गलत काम ना करे, ठीक है। तो इन चीज़ों के को जब देखा जाता है तो वहाँ पे इस एक्ट को सरकार के द्वारा लगा दिया जाता है, ठीक है ना। तो अभी हमारे देश के जो 12 डिस्ट्रिक्ट है, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश के 12 डिस्ट्रिक्ट में ये जो एक्ट है उसको बढ़ाया गया है 6 मंथ के लिए, ठीक है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ये अनाउंस कर चुकी है, यहाँ पे एक्सटेंड किया जाएगा, ठीक है। और कुछ नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स के अदर 5 डिस्ट्रिक्ट भी है, वहाँ पर भी इस एक्ट को एक्सटेंड किया गया है। तो आते हैं आगे अगले पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा इंटरनेशनल डे ऑफ ओल्डर पर्सन, जो कि 1 अक्टूबर को मनाया जाता है। और ये यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली के द्वारा डिक्लेयर किया गया एक डे है कि हम इसमें ओल्डर पर्सन के लिए, मतलब उनके प्रॉब्लम्स वगैरह को ऑब्जर्व करने के लिए ये हम डे मनाते हैं, ठीक है। तो इस बार की अगर हम इसके थीम की बात करें, इस बार इसका थीम क्या रहा? इसका थीम क्या था? रीसाइलेंस ऑफ ओल्डर पर्सन इन अ चेंजिंग वर्ल्ड, ठीक है। कई बार थीम भी पूछ दिए जाते हैं एग्जाम के अंदर, तो आपको थीम भी याद होने चाहिए, इंपॉर्टेंट रहता है थीम वगैरह। अगला पॉइंट हमारा है OSOF से रिलेटेड यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड, ठीक है। तो अभी USOF के अंतर्गत यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड के अंतर्गत अभी टेलीकॉम टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट फंड स्कीम को लाया गया है। और ये जो बॉडी है आपका, ये डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन के अंतर्गत आता है, ठीक है। और हमारे देश में मतलब इस तरह की टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देने के लिए स्पेशली ये स्कीम शुरू किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट की तेलंगाना की सरकार ने, अभी तेलंगाना की सरकार ने यहाँ पर जो ST का रिजर्वेशन है वो 6% से बढ़ाकर 10% कर दिया है, ठीक है। यहाँ पर इस स्टेट के अंदर हाल ही में एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन की बात करें, या हम गवर्नमेंट के अंतर्गत आने वाले, स्टेट गवर्नमेंट के अंतर्गत आने वाले सर्विसेज की बात करें, तो इन सभी में
शेड्यूल्ड ट्राइब्स के रिजर्वेशन को 6% से इंक्रीज करके 10% कर दिया गया है। और यहाँ की गवर्नमेंट ने जो ऐसा स्टेप लिया है तो ये ट्राइबल वेलफेयर डिपार्टमेंट के रिकमेंडेशन के बाद, ठीक है, ऑर्डर के बाद ये स्टेप लिया है। और तेलंगाना 2 जून 2014 को ही तेलंगाना 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश से अलग होकर ही भारत का एक नया राज्य बना था। और अभी जो के चंद्रशेखरन राव जो है वो यहाँ के चीफ मिनिस्टर है, तेलंगाना के मुख्यमंत्री। अगले पॉइंट पे आते हैं। तो अगला पॉइंट जो है हमारा ये आपका योशिहितो निशिओका। तो योशिहितो निशिओका ने कोरियन ओपन टेनिस का खिताब जीता, ठीक है। क्योंकि ये मतलब कि उतना इम्पोर्टेंट नहीं है जो आपकी ग्रैंड स्लैम्स होते हैं, ठीक है, उस पर आप ज़्यादा फोकस करेंगे। बट यहाँ पे थोड़ा सा नाम आप ध्यान रख सकते हैं, अगर पूछा भी जाता है कोरियन ओपन टेनिस तो योशिहितो निशिओका इसका आंसर। अगला पॉइंट हमारा अब मेडिसिन के नोबेल प्राइज से रिलेटेड है। तो इस बार जो मेडिसिन का नोबेल प्राइज है 2022 वो किसे दिया गया, तो ये स्वंते पागो जो है इसके विनर रहे हैं, ठीक है। अगर हम नोबेल प्राइज की बात करें तो नोबेल प्राइज किस किस फील्ड में दिया जाता है, एक तो मेडिसिन या बायो का फील्ड कह लो, दूसरा इसे फिजिक्स के फील्ड में भी दिया जाता है, केमिस्ट्री, लिटरेचर और पीस। देखो जब नोबेल प्राइज शुरू हुआ था तो वो इन्हीं क्षेत्रों में शुरू किया गया था, ठीक है ना। इन्हीं क्षेत्रों में ये अल्फ्रेड नोबेल जो कि एक स्वीडिश साइंटिस्ट थे जिन्होंने डायनामाइट की खोज की थी और उन्हीं के नाम पर इस प्राइज का नाम है, ठीक है। तो इन्हीं क्षेत्रों में इसकी शुरुआत की गई, लेकिन बाद में इकोनॉमिक्स भी जुड़ा इससे, ठीक है। इकोनॉमिक्स का नोबेल प्राइज स्वीडन बैंक देता है, तो इसलिए कई बार इकोनॉमिक्स के नोबेल प्राइज को फाल्स नोबेल प्राइज भी कहते हैं, ठीक है, स्वीडिश बैंक देता है। इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज कि पीस, जो आपका पीस का नोबेल पुरस्कार है ये ओस्लो में दिया जाता है। ओस्लो नॉर्वे का कैपिटल है, नॉर्वे देश है जिसका कैपिटल ओस्लो है। तो पीस का नोबेल प्राइज ओस्लो में दिया जाता है। जबकि अदर नोबेल प्राइज की हम बात करें तो अदर नोबेल प्राइज स्टॉकहोम जो कि स्वीडन का कैपिटल है तो वहां पे दिया जाता है, ठीक है। तो स्वांते पागो को इस बार 2022 में मेडिसिन का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। और इनको ये नोबेल पुरस्कार किस फील्ड में रिसर्च के लिए दिया गया है, तो जीनोम्स ऑफ एक्सटिंक्ट होमिनिड्स एंड ह्यूमन इवोल्यूशन, ठीक है। तो जो होमिनिड्स जो है ना, जो मानव के पूर्वज है जो एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, तो उनके जीनोम्स वगैरह पर रिसर्च करने के लिए और इवोल्यूशन को समझने के लिए, जीनोम्स पर रिसर्च करके इवोल्यूशन को समझने के लिए इन्हें ये पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगले पॉइंट पे आते हैं। तो यहाँ पर जो अनीश दयाल सिंह इनको आईटीबीपी का जनरल डायरेक्टर नियुक्त किया गया है। और जो सुजॉय लाल थाउसेन है इनको सीआरपीएफ का डायरेक्टर जनरल नियुक्त किया गया है, ठीक है। तो ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पे देखेंगे आप लोग। यहाँ से बस आप मेनली डायरेक्टर जनरल का ही नाम याद रखें अगर कुछ क्वेश्चन बनता भी है तो, और कुछ खास यहाँ पे इम्पोर्टेंट है। अगले पॉइंट पे आते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है आपके आने वाले किसी भी एग्जाम में कि प्रचंड हेलीकॉप्टर है जो कि अभी हाल ही में काफी चर्चे में रहा, ठीक है। तो ये पूरी तरह से इंडिजिनसली मतलब हमारे भारत के द्वारा डेवलप किया गया एक लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर है, LCH का मतलब है लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर। तो ये एक लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर है और ये HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड इसके द्वारा इसे डेवलप किया गया है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। और इसका यूज आर्म्ड फोर्स और एयर फोर्स के द्वारा किया जाएगा, इनके द्वारा इसका यूज किया जाना है। बाकी हमारे यहाँ पे अभी तेजस की बात की जाए तो ये भी HAL के द्वारा डेवलप किया जा रहा है। तो ये एक फाइटर जेट है ना, ये तो फाइटर जेट है बट ये प्रचंड जो है हेलीकॉप्टर है, प्रचंड हेलीकॉप्टर का नाम है। तो अभी ये जोधपुर के फ्लीट में इसे जोड़ा गया और यहाँ पे जब लाया गया इसे तो डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह स्वयं वहाँ पे उपस्थित थे। अगले बिंदु पे आते हैं। तो अगला पॉइंट है आपका कि अनिल अग्रवाल को हाल ही में ग्लोबल इंडियन अवार्ड दिया गया कनाडा के अंदर ये अवार्ड दिया जाता है, ग्लोबल इंडियन अवार्ड, ठीक है। और जो ये वेदांता ग्रुप के फाउंडर है
अनिल अग्रवाल जो है वेदांता ग्रुप के फाउंडर हैं। तो इनको जो भी पुरस्कार में राशि मिली थी, है ना, $50,000, ये पुरस्कार भी इन्होंने एक कैनेडियन ऑर्गेनाइजेशन को डोनेट कर दिया था, एक कैनेडियन ऑर्गेनाइजेशन को डोनेट कर दिया। और ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये कनाडा में रह रहे भारतीयों की, जो नेटिव इंडियंस है, इनके वेलफेयर के लिए काम कर रहा है। तो ये प्राइज मनी भी इन्होंने इसी ऑर्गेनाइजेशन को डोनेट कर दिया जो इनको मिला था। अगला पॉइंट है आपका, ये पेंशन से रिलेटेड है। तो एक आसरा पेंशन शुरू किया गया है तेलंगाना की सरकार के द्वारा, तेलंगाना गवर्नमेंट के द्वारा आसरा पेंशन शुरू किया गया है। तो ये मेनली जो पेंशन है ये पुअर, जो गरीब होते हैं, उनके लाइफ को सिक्योर करने के लिए इसे शुरू किया गया है। या फिर इसके अलावा ये ओल्ड पीपल, विडोज, विधवा, फिजिकली डिसेबल्ड, जो अपंग है, एंड जो बीडी वर्कर्स हैं, वो भी इसके अंतर्गत कवर किए जाएंगे इस पेंशन स्कीम के अंतर्गत। तो मेन चीज ध्यान रखना कि आसरा पेंशन हाल ही में किस सरकार के द्वारा शुरू किया गया। तो आसरा पेंशन हाल ही में तेलंगाना सरकार के द्वारा शुरू किया गया। नेक्स्ट पॉइंट आप देख सकते हैं कि रोहित शर्मा, जी हाँ, रोहित शर्मा जो है 400 T20 क्रिकेट खेलने वाले पहले इंडियन बन गए। ही इज फर्स्ट इंडियन टू अचीव दिस माइलस्टोन। 400 T20 क्रिकेट खेलने वाले पहले इंडियन। और रोहित शर्मा के बाद अगर हम बात करें तो दिनेश कार्तिक 668, और उसके बाद फिर MS धोनी 361 T20 मैच खेल चुके हैं, और ये दूसरे और तीसरे नंबर पर आते हैं इस कैटेगरी में। सो नेक्स्ट पॉइंट, वर्ल्ड स्पेस वीक। ठीक है, तो इस बार का जो वर्ल्ड स्पेस वीक है ये 4 से 10 अक्टूबर को मनाया गया। ठीक है, तो वर्ल्ड स्पेस वीक का इस बार का थीम क्या था? स्पेस एंड सस्टेनेबिलिटी, फोकसिंग ऑन अचीविंग सस्टेनेबिलिटी इन स्पेस एंड अचीविंग, हाँ ये यही होगा आपका, स्पेस एंड सस्टेनेबिलिटी, फोकसिंग ऑन अचीविंग सस्टेनेबिलिटी इन स्पेस। ठीक है, ये 2 बार आ गया है, इसको रहने देंगे। तो 4 से 10 अक्टूबर को ये वर्ल्ड स्पेस वीक मनाया गया। तो ये जनरल असेंबली जो है, जनरल असेंबली, इसी के द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। और स्पेस साइंस में टेक्नोलॉजी वगैरह को कैसे बेटर किया जाए, ठीक है, इन सब से रिलेटेड है ये। इसी के अवेयरनेस के लिए ये वीक मनाया जाता है। अगला यहाँ पे जो पॉइंट है वो आपका फिजिक्स के नोबेल प्राइज से रिलेटेड है। ठीक है, तो आपको एक तो नाम याद रखना है कि इस बार के फिजिक्स का नोबेल प्राइज किसे किसे मिला। तो एक तो एलन एस्पेक्ट, ठीक है, दूसरा जॉन एफ क्लॉजर, ठीक है, और तीसरा एंटोन जिलिंगर। ये 3 हैं जिनको फिजिक्स का नोबेल प्राइज दिया गया। और एक चीज और कि नोबेल प्राइज को ना 3 लोगों से ज्यादा में शेयर भी नहीं किया जा सकता। ये रूल है इसका कि नोबेल प्राइज जो मैक्सिमम शेयर होता है वो 3 लोगों में होता है, इससे ज्यादा में तो ये तीनों ही हो गए, है ना। और इनको ये नोबेल प्राइज फिजिक्स का किस लिए दिया गया है? तो क्वांटम मैकेनिक्स पर वर्क करने के लिए। ठीक है, क्वांटम मैकेनिक्स क्या होता है? जो एटम वगैरह होते हैं, एटम वगैरह, तो इसके कॉन्स्टिट्यूएंट वगैरह पे वर्क करने के लिए इनको फिजिक्स का ये नोबेल पुरस्कार दिया गया है। चलिए आगे देखते हैं अगला पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट एंजेला मर्कल से रिलेटेड है। तो पहले ये जर्मन की चांसलर रह चुकी है। तो एंजेला मर्कल को इस बार यूएन रिफ्यूजी प्रेस्टिजियस नानसेन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो इनको मेनली अवार्ड क्यों दिया गया है कि सीरियन कॉन्फ्लिक्ट के दौरान, ठीक है, जब सीरियाई कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था तो उस दौरान इन्होंने 1.2 मिलियन 1.2 मिलियन रिफ्यूजीज को अपने यहाँ पे शरण दिया था। और इसी शरण देने के लिए इनको यूएन रिफ्यूजी प्रेस्टिजियस नानसेन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। तो यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट जो है अरुणाचल प्रदेश के जो गवर्नर है BD मिश्रा, तो इनको मेघालय के गवर्नर का एक एडिशनल चार्ज दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे मेघालय के गवर्नर पहले सत्यपाल मलिक थे जिनका कार्यकाल पूरा हो गया। ठीक है, और उसके बाद ही इन्हें ये चार्ज दिया गया है, एक्स्ट्रा चार्ज। ठीक है, तो 1956 में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 7th अमेंडमेंट हुआ, 7वां संशोधन हुआ, और तभी से ये निर्धारित है कि सिंगल पर्सन को, किसी एक पर्सन को आप 1 और मोर स्टेट का गवर्नर अपॉइंट कर सकते हो एक बार में। किसी एक पर्सन को एक बार में 1 या 2 से 2 राज्यों का या अधिक राज्यों का
राज्यपाल नियुक्त कर सकते हो। 1956 के 7वें संशोधन से ये निर्धारित है। ठीक है, तो अरुणाचल के साथ साथ अब इन्हें मेघालय का भी एक्स्ट्रा चार्ज मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो जम्मू कश्मीर के जो पहाड़ी कम्युनिटी है, जम्मू कश्मीर के पहाड़ी कम्युनिटी, तो इनको यहाँ पर अब रिजर्वेशन दिया जाएगा। ठीक है, और इसके लिए एक यहाँ पे जस्टिस GD शर्मा के अंतर्गत एक कमीशन बनाया गया था, और इस कमीशन के ही द्वारा यहाँ के पहाड़ी कम्युनिटी को रिजर्वेशन देने के लिए रिकमेंड किया गया था। ठीक है, और अमित शाह ने अपने जम्मू और कश्मीर का दौरा करते हुए इस चीज की घोषणा की थी। अगला पॉइंट देखते हैं, तो नेक्स्ट पॉइंट है ICSI का जो 54वां स्थापना दिवस है, फाउंडेशन डे, वो आपका न्यू दिल्ली में मनाया गया। और यहाँ पे ICSI का अर्थ क्या है, तो ये है आपका इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया। ठीक है, तो इस बार इन्होंने अपना 54th फाउंडेशन डे दिल्ली में मनाया, और इस दौरान जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर फाइनेंस है डॉक्टर भागवत कृष्ण राव, ये भी इस समय उपस्थित थे चीफ गेस्ट के रूप में। ठीक है, ध्यान देने कि मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर फाइनेंस है, हमारे यहाँ पे जो फाइनेंस की जो कैबिनेट मिनिस्टर है, फाइनेंस की कैबिनेट मिनिस्टर, वो तो निर्मला सीतारमण है। तो ये कैबिनेट मिनिस्टर नहीं है, मिनिस्टर ऑफ स्टेट चार्ज है इनके पास। अगला पॉइंट देखते हैं, तो नेक्स्ट पॉइंट अब पंजाब नेशनल बैंक से रिलेटेड है। तो पंजाब नेशनल बैंक के द्वारा हाल ही में व्हाट्सएप बैंकिंग सर्विसेज की शुरुआत की गई है कि अब एक नंबर के जरिए आप व्हाट्सएप पे PNB से कुछ सेवाएं ले सकते हैं। ये नंबर आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, और इस नंबर पर व्हाट्सएप करके आप कुछ सर्विसेज ले सकते हैं, जैसे कि बैलेंस इंक्वायरी, लास्ट 5 ट्रांजैक्शंस, स्टॉक चेक, रिक्वेस्ट चेक बुक, है ना। तो ये सारी सुविधाएं आपको मिल सकती है व्हाट्सएप से। तो ये PNB के द्वारा अभी हाल ही में इस सर्विस को शुरू किया गया। नेक्स्ट पॉइंट, तो संजीव किशोर को डायरेक्टर जनरल अपॉइंट किया गया है इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री का। और इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री जो है आपका मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत आता है। ठीक है, और इसका जो अभी डायरेक्टर जनरल अपॉइंट किया गया है संजीव किशोर, क्योंकि इससे पहले जो MK गर्ग थे, MK गर्ग वो रिटायर हो गए, और MK गर्ग के रिटायर होने के बाद ही इन्हें ये पद दिया गया है। अगला पॉइंट हमारा मार्स ऑर्बिटर मिशन से रिलेटेड है। तो भाई मार्स ऑर्बिटर मिशन की बात की जाए तो 5 नवंबर 2013 को हमने इस मिशन की शुरुआत की थी। हमने ये मिशन लॉन्च किया था PSLV के द्वारा, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल से। और मार्स ऑर्बिटर 24 सितंबर 2014 को अपने कक्ष में पहुंच गया, अपने ऑर्बिट में पहुंच के मार्स के चारों तरफ घूमने लगा था। ठीक है, तो अभी हाल ही में ये चर्चे में क्यों था, क्योंकि अभी इसरो ने ये डिक्लेयर किया है कि अभी ये नॉन फंक्शनल हो चुका है, मंगलयान अभी ये नॉन फंक्शनल हो चुका है। तो अभी जो इसरो के द्वारा मतलब ये डिक्लेयर किया है कि शायद इसकी जो बैटरी है, इसकी बैटरी उसने काम करना बंद कर दिया है, इसकी वजह से हमारा इससे। तो नेक्स्ट पॉइंट जो है हमारा वो है आपका गिफ्ट सिटी से रिलेटेड। ठीक है, देखो यहाँ पे अगर हम गिफ्ट की बात करें तो गिफ्ट का मतलब क्या है, गुजरात इंटरनेशनल, गिफ्ट का मतलब है यहाँ पे गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी। ठीक है, तो ये एक सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट है जो कि अभी हमारे यहाँ पे अंडर कंस्ट्रक्शन है, और इसे गांधीनगर और अहमदाबाद में इसे स्थापित किया जा रहा है, इसका कंस्ट्रक्शन किया जा रहा है। दोनों ही शहर गुजरात के अंदर है। तो गिफ्ट की बात की जाए तो अभी कुछ दिन पहले गिफ्ट और भी चर्चे में था कि यहीं पे नरेंद्र मोदी जी ने, हमारे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने यहीं पर भारत का पहला बिलियन एक्सचेंज भी स्थापित किया था। ये इंडिया का पहला बिलियन एक्सचेंज था जो गिफ्ट सिटी में स्थापित किया गया था। बिलियन एक्सचेंज क्या होता है, जहाँ पे आप गोल्ड खरीद और बेच सकते हैं ना, गोल्ड जैसे आपका स्टॉक मार्केट होता है शेयर्स के लिए, तो वैसे बिलियन एक्सचेंज जो है सो गोल्ड के लिए होता है। तो अभी जो इम्पोर्टेंट न्यूज रहा है वो क्या रहा है कि अब गिफ्ट में UAE से पूरे 200 टन गोल्ड जो है सो इंपोर्ट किया जाएगा। ठीक है, और ये जो गोल्ड इंपोर्ट किया जा रहा है ये एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के अंतर्गत किया जा रहा है। फ्री ट्रेड
एग्रीमेंट के अंतर्गत, जो कि हमारे यहाँ पे ज्वेलरी सेक्टर को प्रमोट करेगा, इनकरेज करेगा। तो हमारा अगला जो पॉइंट है वो अब बीसीसीआई के प्रेसिडेंट से रिलेटेड है। तो रॉजर बिन्नी, जी हाँ, रॉजर बिन्नी जो है अब ये पूरी तरह से सेट है कि अब ये बीसीसीआई के अगले प्रेसिडेंट होंगे। और अभी तक बीसीसीआई के जो प्रेसिडेंट है आप सभी जानते हो कि सौरव गांगुली है, जिनका टेन्योर खत्म होने के बाद रॉजर बिन्नी को अब अगला बीसीसीआई प्रेसिडेंट बनाया जाएगा। जहाँ तक रॉजर बिन्नी की बात की जाए तो ये एक फॉर्मर इंडियन ऑलराउंडर है और 1983 के वर्ल्ड कप में भी इनका काफ़ी रोल रहा, पार्टिसिपेशन रहा। और जो बिन्नी है अनअपोज चुने गए हैं, ठीक है, लेकिन जो जय शाह है ये सेक्रेटरी बरकरार रहेंगे, बीसीसीआई के सेक्रेटरी के पद पर जय शाह बरकरार रहेंगे। तो आते हैं अगले बिंदु की तरफ। तो अगला बिंदु है हमारा, तो ये जो आपका यूएन वर्ल्ड जियो स्पेशल इंटरनेशनल कांग्रेस से रिलेटेड है। तो इसका जो अभी दूसरा सम्मेलन है वो इंडिया में हुआ था, ठीक है। इसका जो दूसरा सम्मेलन है वो इंडिया के हैदराबाद में हुआ था। एक्चुअली इसका जो सम्मेलन है वो हर 4 साल पे होता है, प्रत्येक 4 वर्ष पर इसका सम्मेलन होता है। पहला सम्मेलन इसका चाइना में हुआ था और ये दूसरा सम्मेलन भारत के हैदराबाद में हुआ, यूएन वर्ल्ड जियो स्पेशल इंटरनेशनल कांग्रेस। तो इसकी अगर हम बात करें कि ये है क्या, तो इसका काम क्या है कि कोलैबोरेशन है ना, कि सभी देशों के बीच में, मेंबर कंट्रीज के बीच में एक कोलैबोरेशन, कोऑर्डिनेशन, एक दूसरे की हेल्प करना, ये इसका मकसद है, ठीक है। और इस कॉन्फ्रेंस की अगर हम थीम की बात करें तो ये थीम क्या था, जियो इनेबलिंग दी ग्लोबल विलेजेस, नो वन शुड बी लेफ्ट बिहाइंड, कि कोई पीछे ना रह सके, ठीक है। यहाँ पर अगर आप इसकी हिंदी में बात करें सम्मेलन के विषय की, तो वैश्विक गांव को भू सक्षम करना, कोई भी पीछे नहीं रहना चाहिए, है ना। तो ये इसका जो है थीम है। चलिए आते हैं अगले पॉइंट की तरफ। तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा रिलेटेड है कि अभी एनएमडीसी यानी कि जो माइनिंग से रिलेटेड है, माइनिंग से रिलेटेड, तो इसने अभी एक एमओयू साइन किया है रेलटेल के साथ, ताकि डिजिटल सॉल्यूशन को बढ़ावा दिया जा सके इसके अंतर्गत, ठीक है। कि जो भी माइनिंग वगैरह है इसका डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन हो सके, तो इसके साथ रेलटेल के साथ ये मेमोरेंडम साइन हुआ है। अगले पॉइंट पे आते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट है कि महात्मा गांधी के जीवन से संबंधित एक म्यूजियम स्थापित किया गया है। और ये म्यूजियम कहाँ पर, तो अटलांटिक सिटी पड़ता है यूएसए के अंदर एक अटलांटिक शहर है, यहाँ पर ये शुरू किया गया है। और ये एक डिजिटल डिस्प्ले है जो कि गांधी जी के जीवन को दर्शाता है। तो शहर का नाम आप याद रखेंगे, अटलांटिक, ये सिटी का नाम है जो कि आपका यूएसए के अंदर है, ठीक है। और इसके अगर हम डेवलपमेंट की बात करें तो ये डेवलप किसके द्वारा किया गया, तो ये पार्टनरशिप है जो कि आदित्य बिरला ग्रुप, ठीक है, और ये न्यू जर्सी बेस्ड एक गांधीयन सोसाइटी है। तो इन दोनों के कोलैबोरेशन से इसको स्थापित किया गया है। और ये जो अटलांटिक सिटी जो है ना, ये है भी न्यू जर्सी स्टेट में। ये अगर हम स्टेट की बात करें तो न्यू जर्सी स्टेट के ही अंदर है, ये यूएसए का एक स्टेट है और इसी स्टेट में है ये सिटी। आते हैं अगले पॉइंट पे। तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, ये भी जो 16th एनुअल हेल्थ केयर कॉन्फ्रेंस हुआ है फिक्की का, वो न्यू दिल्ली में हुआ है। और वाइस प्रेसिडेंट जो है हमारे देश के जगदीप धनखड़, इनके ही द्वारा ये जो फिक्की हील 2022 है इसे लॉन्च किया गया। यहाँ पर फिक्की क्या है, तो यहाँ पर फिक्की है आपका फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, ठीक है। फिर आज का जो है ये स्लाइड आपका यहीं पे खत्म हो चुका है। ये पार्ट 1 था आपका अक्टूबर करंट अफेयर का, और अगले पार्ट के साथ अब हम फिर मिलेंगे। तब तक आप लोग इसको अच्छे से कवर करें, अच्छे से पढ़ें। मिलते हैं अगले पार्ट के साथ, तब तक आप सभी लोग अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।